नमस्कार। दिन भर की खबरों का हर अपडेट और फॉलो अप लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। खबरों की खबर या फिर खबरों पर असर, हमारे संवाददाता खबरों के पीछे दौड़ते हैं दिन भर और ग्राउंड जीरो से सीधी खबर बताएंगे जनता रिपोर्टर। 27 दिसंबर के दिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। इस कार्यक्रम में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में भाग लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में 27,197 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 4 अलग अलग हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को 11,300 करोड़ रुपए की सौगात मिली। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के अलावा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से काम किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार को जहां एक और मनोबल मिला है, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए भी ये एक संजीवनी का काम करेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने का कार्यक्रम के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश को 11,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ की रेणुका बांध परियोजना और 1,800 करोड़ की 210 मेगावाट से अधिक की लोहरी स्टेज 1 हाइड्रो परियोजना की आधारशिला रखी। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए की शिमला जिले में पब्बर नदी पर बनी 111 मेगावाट की सावड़ा कुड्डू पन बिजली परियोजना का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने 700 करोड़ रुपए से बनने वाली 66 मेगावाट की धौला सिद्ध पन बिजली परियोजना का भी शिलान्यास किया। यही नहीं, सरकार की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 27,197 करोड़ रुपए के निवेश की भी सौगात प्रदेश को दी गई। हरियाणा की गठबंधन सरकार में करीब 2.25 साल के बाद पहले मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग गई है। मंगलवार को हरियाणा राजभवन में 4 बजे मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शपथ समारोह होगा। इस दौरान सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली और हिसार से बीजेपी के विधायक कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी है, आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। देवेंद्र बबली का नाम पहले से ही चर्चा में था। जब 2019 में गठबंधन में सरकार बनना तय हुआ था, उस दौरान देवेंद्र बबली का नाम मंत्रिमंडल के लिए चर्चा में था, लेकिन उस दौरान मंत्रिमंडल में देवेंद्र बबली को जगह नहीं मिली थी। ऐसे में अब जो पहला मंत्रिमंडल विस्तार है, उसमें देवेंद्र बबली का नाम लगभग तय माना जा रहा है। लगातार तीसरे दिन भी गेस्ट टीचर्स का अपनी मांगों को लेकर धरना जारी है। इससे पहले शिक्षा मंत्री द्वारा उनको 2 बार आश्वासन दिया गया और आज जो है चंडीगढ़ बैठक के लिए इनके डेलीगेशन को बुलाया गया था, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार इनकी जो है बातचीत चल रही है और अभी जिनका क्या नतीजा निकला है वो अभी बात निकलकर सामने नहीं आई। लेकिन यहाँ पर बैठे गेस्ट टीचर्स का ये कहना है कि जब तक इनकी आधिकारिक रूप से मांगे नहीं मान ली जाती या लिखित रूप में इनकी मांगे नहीं मान ली जाती, तब तक इनका धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। इनका कहना था कि जो आश्वासन दिया गया था हमें उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि पहले भी इस प्रकार के सरकार द्वारा आश्वासन दिए गए थे, लेकिन उस आश्वासन के बाद आधिकारिक रूप से कोई भी काम नहीं किया गया, जिसके चलते इनका कहना था कि हम लोग शिक्षा मंत्री के निवास की तरफ जो है एक शव यात्रा निकालकर वहां पुतला जलाना चाहते थे, लेकिन हमें यहां पर अग्रसेन चौक पर रोका गया और उसके बाद जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद से जो है अब तक ये लोग धरने पर बैठे हैं। और इनका कहना था कि जब इनके जो डेलीगेशन है उनकी तरफ से कोई संदेश आएगा, अगर कोई सहमति बनती है तो उसके बाद धरना समाप्त कर दिया जाएगा। अगर उनकी सहमति नहीं बनती तो ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। अब देखना होगा कि चंडीगढ़ के अंदर जो एक अहम बैठक चल रही है, दो आधिकारिक तौर की जो वार्ता थी और उसके बाद शिक्षा मंत्री के निवास पर जो इनकी वार्ता थी, वो देखना होगा कि किस प्रकार से सफल होती है या इस प्रकार से इनका धरना जारी रहेगा। पंजाब की राजनीति को लेकर दिल्ली में आज एक अहम बैठक हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के अध्यक्ष सुखदेव सिंह ढींडसा भी इस बैठक में शामिल रहे। इस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। इसके साथ ही आने वाले समय में 2 सदस्यीय कमेटी तमाम पार्टियों की तरफ से बनाई जाएगी, जो निर्णय लेगी कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि एक साझा मैनिफेस्टो भी तीनों पार्टियां मिलकर जारी करते हुए नजर आएंगी। ऐसे में चुनाव बेहद नजदीक है, तमाम पार्टियां अपना पूरा दमखम इस विधानसभा चुनाव में लगाती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि ये नया गठबंधन पंजाब की राजनीति में कितना खुद को स्टैंड कर पाता है। जैसे जैसे सर्दी और कोहरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को हादसों का सोमवार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हरियाणा के अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हादसों का कारण तेज रफ्तार और धुंध बताया जा रहा है। अंबाला में चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे पर 3 बसों की टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 10 घायल हुए। वहीं तोशाम के कैरू गांव में भी एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की जान गई, जबकि फरीदाबाद में पल्ला के पास भी 2 मोटरसाइकिल सवार युवक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई। वहीं हिसार में भी दिल्ली बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां बाइक सवार युवकों को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल तीनों युवकों ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर पूरा देश दहशत में है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे तो कहीं कोरोना का वो विकराल रूप फिर से देखने को ना मिल जाए जो दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था। इसी को लेकर चुनाव आयोग भी अलर्ट हो गया है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन को लेकर रिपोर्ट मांगी है और जनवरी में चुनाव आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक एक बार फिर से होगी। इसी बीच सवाल ये उठता है कि क्या 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पे कोरोना के संकट के बादल फिर से छा गए हैं। हालांकि चुनावों को लेकर बैठक में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। वहीं कई राज्यों में संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। ऐसे में 5 राज्यों के चुनावों पर रोक लगाने की मांग भी उठने लगी है। पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाने और चुनाव टालने का सुझाव दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 राज्यों में रैलियों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दायर हुई है। जैसे जैसे नया साल करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे भारत में बर्फबारी बढ़ना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी ठंड बढ़ना शुरू हो गई है। रविवार शाम को मौसम ने करवट बदल ली, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाकों में बर्फबारी होना शुरू हो गई, जिसके बाद पहाड़ सफेद हो गए हैं। नए साल पर उत्तर भारत के पहाड़ों पर जहां बर्फ है तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई है। सर्द हवाओं के थपेड़ों के बाद हल्की बारिश ने पारे को और लुढ़का दिया है। रविवार शाम से मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी होने लगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी हो रही है। पूरा देश एक तरफ कोरोना महामारी से निपट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। आपको बता दें, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी के साथ पैर पसार रहा है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 500 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 15 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एंट्री कर ली है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सभी राज्य की सरकारें इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन क्या तेजी के साथ फैलता ये वायरस तीसरी लहर की आहट दे रहा है? भारत में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। देश में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 130 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश के 17 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन केस महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है।
देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा की साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में आज ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 10 दिसंबर को यूके से लौटे शख्स में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 18 दिसंबर को युवक के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद आज ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी। गुरुग्राम में आज ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। गुरुग्राम में ओमिक्रॉन से संक्रमित शख्स 10 दिसंबर को यूके से लौटा था और 18 दिसंबर को युवक के सैंपल जांच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद आज रिपोर्ट आने के बाद युवक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज तरावड़ी में पहुंचे। यहां पर उन्होंने पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें किसान अपनी उगाई हुई फसलों को लेकर आएंगे और उनकी पैकिंग करेंगे और उनका रखरखाव के लिए यहाँ स्टोरेज करेंगे। और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 2 पोर्टल भी लॉन्च किए, जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है। बीजेपी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह की पार्टी के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वहीं दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में गठबंधन की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस से अलग होकर पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी बनाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। दिल्ली स्थित उनके आवास पर दोनों नेताओं के बीच पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने बताया कि बीजेपी अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी एक साथ मिलकर पंजाब चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि सीट बंटवारे और घोषणा पत्र जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रत्येक पार्टी के 2 सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन में पंजाब चुनाव लड़ेगी। ओमिक्रॉन ही नहीं, कोविड-19 भी साइबर सिटी में खतरनाक रूप इख्तियार करता जा रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जारी आंकड़े हैं वो खुद बयां करने में लगे हैं। बीते एक हफ्ते की बात करूं तो 275 के पार ये संक्रमित मामलों का आंकड़ा जा पहुंचा है। बीते दिसंबर की बात करूं यानी 1 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच की बात करूं तो 572 मामले साइबर सिटी के तमाम इलाकों के अंदर कोरोना संक्रमित के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो ओमिक्रॉन का भी एक मामला गुरुग्राम में दर्ज किया गया है। डीएलएफ का रहने वाला एक शख्स जो कि 10 दिसंबर को भारत में लौटा था, गुरुग्राम में लौटा था, जिसका जब 18 तारीख को टेस्ट किया गया तो उसके शरीर में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए थे। जिला स्वास्थ्य विभाग की माने तो ओमिक्रॉन संक्रमित उस शख्स को होम आइसोलेशन में रखा गया है और पूरे मामले पर नजर रखी जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर चला गया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उसका निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन नोडल अधिकारी ने बाकायदा लोगों से अपील की है कि नए वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इससे मुकाबला किया जा सके। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए एक तरह से अपने आप को मुस्तैद बना रहा है और तैयारियों में जुटा हुआ है। कैथल पुलिस लगातार मादक पदार्थों पर शिकंजा कसते आ रही है। कैथल के अंदर एक बड़ा मामला जो है कैथल पुलिस ने पकड़ा है, जहां पर लगभग 15 लाख रुपए का मादक पदार्थ पकड़े गए हैं, जिसके अंदर गांजा और अफीम शामिल है। बताया जा रहा है कि ये लोग पंजाब और हरियाणा के रहने वाले थे। इसमें से 2 व्यक्ति जो हैं कैथल के एंटी नारकोटिक सेल ने मायापुरी कॉलोनी में एक मकान में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया है और अभी जांच का विषय है। डीएसपी अभिमन्यु गोयत ने खुलासा किया है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी इनसे जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है बड़े कुछ तथ्य पुलिस के हाथ लग सकते हैं। फिलहाल पूरा मामला जांच के दौरान है। बारडा से जेवली रोड के ऊपर ईडब्ल्यूडी बीएनआर विभाग ने कुछ टुकड़ा
रोड का सीसी रोड बनवाया था, उसके अंतिम छोर पर दुकानों के आगे लेवलिंग सही नहीं करने से और नालियां नहीं बनवाने से आसपास के घरों का नालियों का पानी आकर जमा हो जाता है, गंदा पानी, जिससे बदबूदार पानी से दुकानदार और राहगीर परेशान है। बाढ़ ऐसे जो झोझू वाहन चालक जाते हैं उनको गहरे गड्ढों से गुजरना पड़ता है और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कई मोटरसाइकिल चालक भी इस गहरे गड्ढे में गिर चुके हैं। इन गड्ढों के लिए और गंदे पानी के लिए स्थानीय नागरिकों ने कई दफ़ा प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्दी से जल्दी नालियां बनवाकर इस गंदे पानी की निकासी की जाए। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में इस बार झाड़ू ने कमल का सफाया कर दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 14 सीटों पर जीत दर्ज करी है। आम आदमी पार्टी ने नगर निगम के चुनाव पहली बार लड़े हैं और पहली बार में ही 14 सीटें अपने नाम की है, जबकि भाजपा की ओर से 12 सीटें अपने नाम की गई हैं। और जबकि पिछली बार अगर बात की जाए तो भाजपा ने 20 सीटें पर जीत दर्ज करी थी, वहीं कांग्रेस ने 8 सीटों पर और श्रोमणी अकाली दल ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 14 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पार्टी के नेताओं ने चंडीगढ़ की जनता का धन्यवाद किया कि उन्होंने पहली बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगले साल पंजाब विधानसभा में भी चुनाव है, जिसके चलते चंडीगढ़ के नगर निगम के ये चुनाव भी काफी अहम माने जा रहे थे। परसत रोड पर तहसील कार्यालय के समीप सरकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 2 दिनों से चल रही इस कार्रवाई पर कस्टोडियन विभाग ने करीब 300 मकान जो पिछले काफ़ी समय से बने हुए थे, जिसमें झुग्गी झोपड़ियाँ भी शामिल थी, उनको तहत नहस कर दिया। बता दें कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी वाले बसिंदे हैं, उनमें कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर एक बड़ा रोष है। उनका कहना है कि वो पिछले 50 साल से इस ज़मीन पर अपनी झुग्गी झोपड़ियाँ और कच्चे मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन प्रशासन ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं वो एक निंदनीय कार्रवाई है। छोटी काशी मंडी में आज एक इतिहास रचा गया। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे, उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया, साथ ही 7 करोड़ रुपए की सौगात भी उन्होंने आज प्रदेशवासियों को दी। अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 लाख लोग जो है पीएम नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पड्डल मैदान में पहुंचेंगे, मगर सुबह के समय मौसम काफी खराब था और लोगों की जो यहाँ उपस्थिति थी काफी कम थी। मगर जिस तरह से मौसम ने करवट ली, लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर पड्डल मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सड़कें भरी हुई थी, पूरा पड्डल ग्राउंड भरा हुआ था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि काफी लोग जो थे वो देश के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मौजूद रहे। साथ ही जब 2022 विधानसभा की बात की गई तो बीजेपी ने दावा किया है कि वो कल से ही जो इसकी रणनीति बनानी शुरू कर देगी और जो भी तैयारियां हैं वो 6 महीनों के अंदर अंदर पूरी कर दी जाएगी। कभी टूटी सड़कें तो कभी स्ट्रीट लाइटों का अभाव लोगों की जान के लिए आफत बन रहा है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद में प्रशासनिक लापरवाही के कारण 2 युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला है फरीदाबाद के बाईपास रोड का, जहां दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा था और हाईवे पर बाईपास रोड पर अंधेरा होने के कारण 2 बाइक सवार युवकों का मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से वे इस हादसे का शिकार हुए और सरिया लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाईवे पर रोशनी की व्यवस्था न होने के कारण ये हादसा हुआ और युवकों के शवों को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है कि किस तरह से प्रशासन लापरवाही बरत रहा है और इसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल उन दावों पर खड़ा होता है जिसकी वजह से लोग जो है अपनी जान से हाथ धोने पर विवश हो रहे हैं। देर रात्रि कैरू गांव से तोशाम की तरफ आ रही स्विफ्ट गाड़ी सुंगरपुर गांव के पास पेड़ से टकराई। गाड़ी में सवार 4 में से 3 लोगों की मौत हो गई और चौथा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया और घायल व्यक्ति को भी अस्पताल में भर्ती कराया। तोशाम के थाना प्रभारी सुखबीर जाखड़ ने बताया कि देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल लोगों को भिवानी के सामान्य अस्पताल पहुंचाया। तब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक घायल को भी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पता चला है कि किसी वाहन ने कार को साइड मारी थी, इसी के कारण यह हादसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है और इसी कड़ी में साइबर सिटी गुरुग्राम के PWD रेस्ट हाउस हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ प्रेस वार्ता करने पहुंचे और उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को काले पानी की जेल के सामने लगभग 125 भाजपा के कार्यकर्ताओं का समूह तिरंगा फहराएगा। साथ ही साथ उन वीरों को याद किया जाएगा और उन वीरों की याद में गीत भी गाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भी कांग्रेसी काले पानी की जेल नहीं गया और साथ ही साथ इस पूरे इतिहास को अभी तक छुपाए रखा। हरियाणा में मेवात जिला सरसों उत्पादन में दूसरे पायदान पर है। महेंद्रगढ़ जिला नंबर 1 पायदान पर है। मेवात जिले के हजारों एकड़ भूमि में पीला सोना लहरा रहा है। पीले सोने की अच्छी पैदावार की आशंका को देखते हुए किसानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। हाल ही में जो बरसात हुई है उसने रही सही कसर को पूरा कर दिया है। किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं क्योंकि इस बार सरसों की फसल के 2 गुना उत्पादन की पूरी उम्मीद है। कृषि विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि हुई बरसात फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इससे न केवल सरसों की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा बल्कि उत्पादन भी रिकॉर्ड तोड़ होगा। चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।